हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 8 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, एक्सिस बैंक के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो एक्सिस बैंक के वर्तमान चेयरमैन है दोस्तों राकेश माखीजा, और वहीं एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। क्लियर है। अगला था, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर पर यानी जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2020 का जो ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक है उस पर एग्जाम सीजन का ऑफर चल रहा है। 50% का डिस्काउंट है। आप अभी परचेज कर सकते हैं MGT ऐप पर जाकर के। कोई भी प्रॉब्लम आए आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपकी डाउट जरूर क्लियर की जाएगी। जनवरी मंथ से अक्टूबर मंथ तक का फुल डिटेल करंट अफेयर की ई बुक है, चैप्टर वाइज है, 235 प्लस पेजेस हैं इसमें। ठीक है, प्रिंटेबल है, A4 साइज में है। बाकी किसी जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। तो ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे क्यों मनाया जाता है? दुनिया भर में दोस्तों सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए एविएशन के महत्व को बताने के लिए ये मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम रखी गई है, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। क्या है थीम? एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। ओके, अच्छा दोस्तों, इसके काउंसिल ने फैसला लिया है कि अब यही थीम रहेगी 2023 तक। तो 2023 तक यही थीम रिपीट होती रहेगी प्रत्येक वर्ष। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये दिवस दोस्तों मनाया जाता है ICAO के द्वारा। ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को स्थापना हुई थी 1944 में, और इसी वजह से 7 दिसंबर को ही ये दिन मनाया जाता है। लेकिन मनाया जाना कब से शुरू हुआ? तो ये मनाया जाना शुरू हुआ दोस्तों 1994 से। 1994 आप देखेंगे 1944 से 50 साल होते हैं, तो अपनी 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाया जाना शुरू हुआ ही। ठीक है, 7 दिसंबर से ही। तो 7 दिसंबर का दिन इसीलिए चुना गया क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी इस ऑर्गेनाइजेशन की। इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है दोस्तों मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल कनाडा में है इसका हेडक्वार्टर, और अध्यक्ष हैं सल्वातोर स्किया चेतानो। कौन है? सल्वातोर स्किया चेतानो। अच्छा दोस्तों, 7 दिसंबर को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, वो है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। वो भी 7 दिसंबर को ही मनाया जाता है। वो कब से मनाया जाना शुरू हुआ? वो 1949 से मनाया जाता है, भारत में मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। इसे दोस्तों भारतीय झंडा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए जो बॉर्डर पर लड़ने वाले हमारे देश के सैनिक हैं, चाहे वो फौजी हों, चाहे वो नाविक हों, या फिर वायु सैनिक जो हों, इन सभी के सम्मान में ये मनाया जाता है ये दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। क्लियर है? तो 7 दिसंबर को 2 इंपॉर्टेंट डे है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब रिवीजन करते हैं 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर को दोस्तों मनाया गया विश्व एड्स दिवस। BSF का स्थापना दिवस भी था, नागालैंड का भी स्थापना दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को क्या मनाया गया? 2 दिसंबर को दोस्तों विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस था, इंडियन नेवी डे था। 5 दिसंबर को दोस्तों विश्व मृदा दिवस मनाया गया। और 5 दिसंबर को ही इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी मनाया गया। और अब 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, और 7 दिसंबर को ही सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, फीफा क्लब विश्व कप 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? तो दोस्तों फीफा क्लब विश्व कप 2021 की मेज़बानी जापान करने वाला है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप, एक होता है फीफा वर्ल्ड कप, एक होता है फीफा क्लब वर्ल्ड कप। एक्चुअली में दोस्तों ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप जो है, जो जापान में होना है, ये आयोजित होने वाला था मार्च में ही, लेकिन इसको टाल दिया गया कोविड-19 के कारण। तो अब ये होगा जापान में, कब होगा? ये 2021 के अंत में होगा, दिसंबर मंथ में होगा। अच्छा, 2021 में एक और क्लब विश्व कप होना है फीफा का, वो होगा कतर में। तो याद रखिएगा दोनों, कतर में जो 2021 में होगा वो फरवरी मंथ में होगा, शुरुआत में होगा ये 2021 के, यानी 1 फरवरी से ये 11 फरवरी के बीच में चलेगा कतर में फीफा क्लब विश्व कप।
और जापान में जो होगा वो दिसंबर महीने में होगा, 2021 में वो भी होगा, वो दिसंबर मंथ में होगा जापान में। क्लियर है। अब देखिए, ये तो क्लब विश्व कप है। क्लब विश्व कप के बाद फीफा वर्ल्ड कप होगा, जो ओरिजिनल वाला वर्ल्ड कप होता है वो होगा 2022 में, कतर में ही वो होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा फीफा वर्ल्ड कप को। फीफा क्लब विश्व कप और फीफा विश्व कप में क्या अंतर है? फीफा क्लब विश्व कप जो होता है दोस्तों, वो कुछ ही क्लब के बीच में होता है वर्ल्ड कप। तो कुछ फुटबॉल क्लब्स के बीच में जो वर्ल्ड कप होता है वो फीफा क्लब वर्ल्ड कप हुआ, और जो फीफा वर्ल्ड कप होता है वो ओवरऑल पूरी दुनिया भर की टीमें के बीच में होता है, देशों के बीच में होता है। ओके, फीफा वर्ल्ड कप का अभी जो पिछला संस्करण हुआ था उसके बारे में बात की जाए तो वो हुआ था रसिया के मॉस्को में, और 2018 में हुआ था। फ्रांस ने जीता था उसे, फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा करके जीता था। फ्रांस का ये दूसरा खिताब था। अब अगला होगा कतर में 2022 में। क्लियर। फीफा आया है, इसके बारे में भी जानिए। फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फुटबॉल का सबसे बड़ा संघ है ये। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1904 में, पेरिस में हुई थी स्थापना, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख में, स्विट्जरलैंड में। ओके, अच्छा, अभी हाल ही में फीफा ने रैंकिंग जारी की है, और रैंकिंग में दोस्तों भारत आ गया है 104वें स्थान पर। किस स्थान पर? 104वें स्थान पर। फर्स्ट पर बेल्जियम बना हुआ है। ठीक है। फीफा ने अंडर 17 वर्ल्ड कप जो होने वाला था भारत में महिलाओं का, उसको कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया गया है। इसको भी ध्यान रखना है आपको। चलिए, अच्छा, फीफा ने एक साउथ अफ्रीका का जो एसोसिएशन है और फीफा का, उसके जो अध्यक्ष हैं अहमद, उन पर 5 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम जापान से। जापान की राजधानी होती है दोस्तों टोक्यो। अब देखिए, टोक्यो में ओलंपिक गेम होने वाले हैं। कब होने वाला है? 2021 में अभी होगा, लेकिन इसका नाम होगा टोक्यो ओलंपिक 2020, क्योंकि इसी वर्ष ये होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के चलते हो नहीं पाया, तो 2021 तक के लिए इसे टाल दिया गया है। येन यहाँ की करेंसी है, डायट यहाँ की मुद्रा है। जापान को ही उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक है। और योशिहिदे सुगा, ये अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं जापान के। इससे पहले कौन थे? आप लोग कमेंट करके बताइए, उन्हीं की पार्टी से हैं ये। चलिए अगला, हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ पर होइट्जर 80A गन सिस्टम का परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में डीआरडीओ ने दोस्तों महाराष्ट्र के अहमदनगर में होइट्जर 80A गन सिस्टम का परीक्षण किया है। इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग की है। ये होइट्जर 80A गन सिस्टम क्या होता है? होइट्जर एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम इसे कहा जाता है। ATAGS, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, यही है ये। तो इसकी टेस्टिंग अभी हाल ही में 6 दिसंबर को अहमदनगर महाराष्ट्र में की गई। इसकी स्ट्राइक रेंज है दोस्तों 50 किलोमीटर की। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को डीआरडीओ ने 2013 में ही डेवलप किया था भारतीय सेना के लिए। अब इसका एडवांस वर्जन जो है डेवलप किया गया है, इसकी टेस्टिंग की जा रही है। क्लियर। डीआरडीओ आया है। डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 1958 को हुई, 1958 को हुई। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और जी सतीश रेड्डी जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है। ये दोस्तों एक ऑनलाइन लोन प्रोसेस और लोन अप्रूवल में एक्यूरेसी लाने के लिए शुरू किया गया है। इससे सभी प्रकार के लोन प्रोवाइड करने में आसानी होगी पंजाब नेशनल बैंक को भी, और कस्टमर को भी लोन लेने में आसानी होगी। पंजाब नेशनल बैंक आया है, इसके बारे में जानिए। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1894 में, 1894 को हुई थी इसकी स्थापना। लाला लाजपत राय जी ने की थी। नई दिल्ली में इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है, और SS मल्लिकार्जुन राव जी इसके MD और CEO हैं। अच्छा, 1894 में जब इसकी स्थापना हुई तब ये पूर्णतया भारतीयों द्वारा स्थापित भारत का पहला बैंक बना था। ध्यान रखिएगा, पूरी तरह से भारतीयों द्वारा स्थापित भारत का पहला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक ने कहाँ की विद्युतीय परियोजना के लिए $190 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यानी ADB ने दोस्तों बेंगलुरु में विद्युत परियोजना के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट के लिए $190 मिलियन का ऋण मंजूर किया है, यानी लोन देगा बेंगलुरु के लिए। ठीक है। इसके तहत बेंगलुरु में दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क को और ज़्यादा एडवांस किया जाएगा। अच्छा, ये जो $190 मिलियन लगाया जाएगा जिस प्रोजेक्ट में, उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? उस प्रोजेक्ट का नाम है बेंगलुरु स्मार्ट एनर्जी इफिशियंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट। क्या नाम है? बेंगलुरु स्मार्ट एनर्जी इफिशियंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट।
एडीबी आया है, एडीबी के बारे में जानिए। एशियाई विकास बैंक की स्थापना दोस्तों हुई थी 1966 में। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर और मसात्सुगु अस्कवा हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। अच्छा, 68 मेंबर कंट्रीज हैं एडीबी की। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक ने कब से आरटीजीएस प्रणाली सुविधा को 24/7 प्रदान करने की घोषणा की। तो आरबीआई ने घोषणा की है कि अब से आरटीजीएस सिस्टम जो होगा वो 14 दिसंबर 2020 के बाद से 24/7 प्रदान किया जाएगा, यानी 24 घंटे और 7 दिन प्रदान किए जाएंगे। यानी अब प्रत्येक साल के प्रत्येक दिन ये प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी 24 घंटे आरटीजीएस से ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा। आरटीजीएस क्या होता है? आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये ट्रांजैक्शन का एक टाइप होता है दोस्तों आरटीजीएस, और अब ये सुविधा 24 आवर के लिए उपलब्ध होगी। पहले क्या होता था? पहले सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक ही आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांजैक्शंस किए जा सकते थे, लेकिन अब आरबीआई ने घोषणा की है कि 14 दिसंबर के बाद से 24 घंटे ये ट्रांजैक्शन किए जा सकेंगे आरटीजीएस के माध्यम से। क्लियर? अच्छा दोस्तों, कल एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था ऑप्शंस में और मैंने भी गलती से बोल दिया था, ध्यान रखिएगा, उसको चेंज कर लीजिएगा। कल गलती से ऑप्शन में हो गया था यूपीआई ट्रांजैक्शन पर दोस्तों एक्स्ट्रा चार्ज वाली जो बात थी वो ऑप्शन में 1 जनवरी 2020 से हुई हो गई थी, लेकिन ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2021 के बाद से ही चार्ज कटेंगे। ठीक है, 1 जनवरी 2021 से, यानी अगले साल नए वर्ष से यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के माध्यम से अगर ट्रांजैक्शंस होंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आरबीआई के बारे में बात करते हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। मुद्रा छापने का अधिकार इसी के पास है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। इसको नेशनलाइज कर दिया गया। इसके पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर हुए सीटी देशमुख जी। वर्तमान में 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अभी हाल ही में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स जो हैं उनमें कोई चेंजेस ना करने की घोषणा की है, यानी कि जितना रेट था उतना ही रहेगा। 4% रेपो रेट है वही रहेगा, 3.35% है रिवर्स रेपो रेट, वो भी वैसा ही बना रहेगा जो पहले था। ओके, अगला देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने आई मोबाइल पे नामक यूपीआई ऐप लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने दोस्तों आई मोबाइल पे नाम का एक यूपीआई ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए अब किसी भी बैंक का कस्टमर पेमेंट और बैंकिंग सर्विस प्राप्त कर सकेगा, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक का कस्टमर हो चाहे ना हो। ठीक है, चाहे किसी और बैंक का कस्टमर हो। होता क्या है, जनरली कोई भी बैंकें होती हैं वो अपने ही कस्टमर्स के लिए एप्लीकेशन वगैरह लॉन्च किया करती हैं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने एक यूपीआई ऐप लॉन्च किया है जो कि सभी बैंक के कस्टमर्स के लिए होंगे। तो यानी कोई किसी भी बैंक का कस्टमर है वो अपने बैंक को रजिस्टर करके यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर सकता है। ओके, जैसा आप लोग देखते हैं फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह, वैसे ही इसने भी लॉन्च किया आईसीआईसीआई बैंक ने अपना आई मोबाइल पे। ओके, आई मोबाइल पे आईसीआईसीआई बैंक का है। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जानिए। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1994 को, 1994 में हुई थी इसकी स्थापना। इसका कॉर्पोरेट ऑफिस है मुंबई में, हालांकि रजिस्टर्ड ऑफिस इसका वडोदरा गुजरात में है। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी इसके चेयरमैन हैं और संदीप बख्शी जी हैं इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है 8 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के किस संस्करण का उद्घाटन किया। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस इसका चौथा संस्करण आज उद्घाटन किया जाएगा इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसका आयोजन दोस्तों वर्चुअल तरीके से ही होगा। कोविड-19 के चलते पहली बार वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस। ये चौथा संस्करण है। इसकी थीम रखी गई है इंक्लूसिव, इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर, सस्टेनेबल। थीम याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं दोस्तों जेहान दारूवाला। कौन? जेहान दारूवाला। ये इंडिया के हैं, रियो रेसिंग के ड्राइवर हैं। किस रेसिंग के? रियो रेसिंग के ये ड्राइवर हैं और अभी हाल ही में इन्होंने फार्मूला 2 रेस जीती है। दोस्तों आपने फार्मूला 1 रेस सुनी होगी, तो फार्मूला 1 रेस सबसे बड़ा होता है, उसके बाद होता है फार्मूला 2 रेस, इसके बाद होता है फार्मूला 3 रेस। ठीक है, ये लेवल होते हैं। तो सबसे बड़ा लेवल जो है वो है फार्मूला 1 रेस का। तो अभी हाल ही में फार्मूला 2 रेस जीता है जेहान दारूवाला ने। इन्होंने साखीर ग्रैंड प्रिक्स जीता है। क्या? साखीर ग्रैंड प्रिक्स जीता हुआ है।
ओके, सबसे ज़्यादा बार फार्मूला 1 रेस किसने जीता है, आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, लुइस हैमिल्टन दुनिया में सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 रेस के विजेता हैं। अगला, फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों, फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहे जाने वाले नरिंदर सिंह कपानी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। नरिंदर सिंह कपानी भारतीय मूल के हैं, भारत में इनका जन्म हुआ, अमेरिकन साइंटिस्ट थे ये, ठीक है। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, 1954 में 1954 में फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू इमेजेस सेंड करने और हाई स्पीड इंटरनेट की नींव रखने वाले ये पहले व्यक्ति थे, नरिंदर सिंह कपानी। 1960 में इन्होंने एक स्थापना की, एक कॉरपोरेशन की, ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी इन कॉरपोरेशन। क्या, ऑप्टिक टेक्नोलॉजी इन कॉरपोरेशन की स्थापना इन्होंने 1960 में की। फिर बाद में आगे चलकर 1973 में इन्होंने कैप्ट्रॉन इन कॉरपोरेशन की स्थापना की। इनके अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन के लिए इनको अवार्ड्स वगैरह भी दिए गए हैं। 1998 में 1998 में इनको द एक्सीलेंस 2000 अवार्ड दिया गया। क्या दिया गया, द एक्सीलेंस 2000 अवार्ड। और उसके बाद 1999 में 1999 में फॉर्च्यून द्वारा दोस्तों एक 7 अनसंग हीरोज जारी किया गया था। क्या जारी किया गया था, 7 अनसंग हीरोज, उनमें से एक हीरो ये भी थे। क्लियर। तो बस दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और अगर आप चैनल पर नए आए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करो। और दोस्तों, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक पर चल रहा है एग्जाम सीजन का ऑफर। इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए, एग्जाम सीजन में अपना करंट अफेयर रिवाइज कीजिए पूरे वर्ष भर का। जनवरी से लेकर के अक्टूबर 2020 तक का पूरा डिटेल करंट अफेयर है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा गया है। एक बार अगर आप रेड करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं टॉपिक्स को, क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन किया गया रहता है। तो ऐसे में आपसे चीज़ें भूलती नहीं हैं। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं MZT ऐप पर जा करके। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में बन रहे नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया जाएगा। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन और आंसर कीजिए। अगला, निम्न में से कौन सा महोत्सव हाल ही में आंध्र प्रदेश में मनाया गया। दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। इसकी क्विज आपको MZT ऐप पर मिल जाएगी, तो जाइए जल्दी से क्विज भी सॉल्व कर लीजिए, वहीं पर इसकी PDF भी मिलेगी। और ये सभी क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्म में आपको मिल जाएंगे दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे जुड़ जाइए। MZT एजुकेशन सर्च कीजिएगा, 21,700 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उसी चैनल को आपको ज्वाइन करना है। चलिए दोस्तों, बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।